प्रोफेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। फर्जी दवाओं के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार, एक ऐसा बाजार जहां मुर्दा का भी इलाज किया जाता है, जहां डॉक्टर की दी हुई दवा ही आपकी मौत का कारण बन जाती है, जहां परिजनों को मरीज से तब तक नहीं मिलने दिया जाता जब तक उसका बैंक बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। कितनी ही खबरें रोज अखबारों में छपती हैं और कितनी खबरों को मीडिया और अखबारों में जगह नहीं मिल पाती। इन हेडलाइंस को देखिए। गोरखपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में मुर्दे का इलाज कर रहे थे, परिजनों को मोटा बिल थमा दिया गया। हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल में एक शव का ही इलाज करते रहे डॉक्टर, 14 लाख रुपए का बिल बना डाला। बिहार में मृत बच्चे का 3 दिनों तक डॉक्टर करते रहे इलाज। ऐसी कितनी ही खबरें रोज देश के कोने कोने में घट रही होती हैं। अहमदाबाद में ज्यादा। आप जरा सी समस्या लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको तमाम भयानक बीमारियों के होने की आशंका जता देता है। हल्की सी खांसी होने पर आपको एक्सरे से लेकर सीटी स्कैन और टीबी जैसी महंगी महंगी जांचों में 20 से 25 हजार खपाने पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल का रुख करने आप जब भी जाते होंगे तो देखते होंगे कितने गरीब लाचार चेहरे आईसीयू के बाहर बैठे ओपीडी में आगे गिड़गिड़ाते हैं। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ये मरीज उन दवाओं पर भरोसा कर रहे हैं जो उनके परिजनों की मौत का कारण बन सकती हैं। स्कैम के लो सही जो कोने कोने में बड़े बड़े 5 सितारा इंडिया तो कांग्रेस माटे बराबर से पब्लिक माटे 140 करोड़ पब्लिक ने भरू कांग्रेस ज करी सका करवा रहे हैं। डॉक्टर जिस लैब से टेस्ट कराने को कह रहा है वहां से उसे कमीशन मिल रहा है क्या? ऐसे में मरीज क्या कर सकता है? इस तरह की चोरी रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ ट्रीटमेंट देने को मोटी कमाई करने के एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। WHO की एक रिपोर्ट कह रही है डेवलपिंग कंट्रीज में 10% से ज्यादा दवाएं या तो घटिया हैं या फिर नकली। एसोचैम की रिपोर्ट कह रही है कि भारत में 25% दवाएं नकली या घटिया गुणवत्ता की हैं। फिर से कुछ हेडलाइंस में आपको दिखाई देता हूँ। देहरादून में 7 करोड़ की नकली दवा बेचने वाली कंपनी पकड़ी गई। एसोचैम की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि भारत में हर चौथी दवा नकली है। तेलंगाना में करोड़ों की नकली दवाएं बरामद हुई। WHO के अनुसार नकली दवाओं का वैश्विक कारोबार करीब 16,60,000 करोड़ रुपए का है। इन दवाओं का 67% बनता है। ये तो सिर्फ रिपोर्ट किए गए मामले बड़ा हो सकता है। कैसे गली खाली घंटा गुरु गप्पा मारवानो बच्चों बूढ़ों की फेंकवानो खाली बन रहे हैं। मोदोए फेल से અને શાહ फेल से ને પેલો फैक्ट्स एंड फिगर्स के યોગીએ फेल से બધા फेल से ગાર્બેજ છે બધા। If you're considering Premier पब्लिक सीतरो से धंधा नहीं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। WHO के डॉक्टर फिलिप मैथ्यू ने एक सेशन में बताया कि इन घटिया और नकली दवाओं पर हर साल लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इसका सबसे दर्दनाक असर पड़ता है छोटे बच्चों पर। हर साल 70,000 से 1,70,000 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही इलाज के नाम पर नकली दवाएं दी जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल करवानी जरूर है राजकारण में। ड्रग्स इन इंडिया स्कैम करवानी जरूर नहीं, ईवीएम स्कैम को फोटो में लूटवानी जरूर नहीं। भारत में दवाइयों का बाजार करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें से करीब 35,000 करोड़ रुपए की दवाएं नकली और घटिया हैं। नकली दवाओं का यह धंधा हर साल 33% की रफ्तार से बढ़ रहा है। 2005 में यह कारोबार 30 अरब रुपए का था, लेकिन 2020 तक यह 40 अरब रुपए तक पहुंच गया। यानी दवाइयों के नाम पर जहर का यह व्यापार तेजी से फल फूल रहा है। इस रिपोर्ट में कही गई सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि नकली दवाओं का कारोबार प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही नहीं, सरकारी हॉस्पिटल्स तक भी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सरकारी हॉस्पिटल में प्रॉब्लम था। नकली दवाएं दिखने में असली जैसी लगती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इनकी पैकेजिंग और लेबलिंग में छोटी छोटी गड़बड़ियां शासन साली पहचाना जा सकता है। पब्लिक ध्यान कांग्रेस से जाकी सके 140 करोड़ पब्लिक बड़ू कांग्रेस से करी दवाओं में अंतर भाजपा कौमत नहीं। अब समझिए, दवाएं 2 तरीके की होती हैं। एक जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनी बनाती हैं और जिनका MRP कंट्रोल होता है एक हद तक, वो एथिकल दवाएं कहलाती हैं। दूसरी होती हैं जेनेरिक दवाएं। सबसे बड़ा खेल इन्हीं दवाओं से किया जा रहा है क्योंकि इनका MRP कंट्रोल्ड नहीं है। डॉक्टर केमिस्ट के साथ मिलकर अपना कमीशन सेट करते हैं और जो दवा 150 की बनी है उसे 3,000 से 4,000 MRP लिख के बेच देते हैं, जबकि यही दवा ऑल सेक्टर बीजेपी फेल 600 से 700 में लास्ट 10 करवा देते हैं। सबसे बिफोर गेट आल्सो ऑलवेज मोदी शाह
राजीव, डॉक्टर इसे जरूर प्रेस्क्राइब करते हैं और केमिस्ट कोर्ट, जेनरिक दवा ही आपको चंद्रचूड़, देता all है। are fair। सवाल यह है कि कैसे पता करें कि कौन सी दवा जेनरिक है और कौन सी एथिकल है। तो एथिकल तो सबको पता होता ही है, क्योंकि उन पर उनकी ब्रांडिंग होती है, बड़े बड़े नाम होते हैं। जेनरिक दवाओं पर कोई ब्रांडिंग नहीं हुआ करती थी, जी हाँ, नहीं हुआ करती थी, अब होती है, फर्जी तरीके से होती है। हम और आप नहीं पहचान सकते कि कौन सी जेनरिक है और कौन सी एथिकल। यानी बड़ा मुद्दा यह है कि जेनरिक दवाओं का एमआरपी भी कंट्रोल होना चाहिए। पहला तो इसके फर्जी अलावा ईवीएम एक और पीएम चैलेंज मोदी हमारे सामने फर्जी खड़ा सब हो कुछ रहा बात है रही, और वो है डिग्री नहीं इन्हें डिग्री नहीं। लीना मेघाने एक लॉयर हैं जो फार्मास्यूटिकल लॉ पर काम कर चुकी हैं लगभग 20 साल तक। उन्होंने बताया, बिहार में एचआईवी के साथ जी रहे लोग जिन्हें एडवांस्ड एचआईवी रोग है, उनको सबसे बड़ा जानलेवा गोड़ा लोगों खतरा मोदी ड्रग करे रेजिस्टेंट तड़िया इंफेक्शन टूटी से लाओ। है। यानी एक ऐसा संक्रमण जिसमें दवा असर करना बंद कर देती है। अब कल्पना करें कि ऐसे में यदि दवाएं घटिया या नकली होंगी तो समस्या कितनी और अधिक पेचीदा हो जाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की वरिष्ठ वही वैज्ञानिक आइटम पर डॉक्टर मोदी कामिनी ने वालिया सारू बताती को हैं कि नहीं, जब एक किसी आइटम बनी, बीमारी को पैदा करने सब वाले झूठ। बैक्टीरिया दवाओं से मरते नहीं हैं तो इसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध 140 करोड़ पब्लिक प्रॉब्लम से तो शिक्षा है ना कशी जाऊ रवाय 1 कलाक માટે પણ ये शार योगी आबदन जता रहू जो जंगल में जरूरत पड़ेगी। हर साल करीब 50 लाख लोग इसी वजह से अपनी जान गंवाते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो 2050 तक ये संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को $100 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेलंगाना में पिछले साल करोड़ों की नकली या घटिया दवाइयां पकड़ी गईं। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जांच में खुलासा हुआ कि ये फर्जी दवाएं बड़ी नामी कंपनियों के नाम से बनी थी। इन दवाइयों में चाक पाउडर या स्टार्च मिक्स था। इसी तरह अगर कैप्सूल एमॉक्सिलिन की बात करें तो उसमें भी सस्ती दवा पैरासीटामोल लगी हुई थी। यानी 500 ग्राम एमॉक्सिलिन कैप्सूल में साल्ट की मात्रा सिर्फ 50 ग्राम थी, यानी 10%। यहाँ तक कि कैंसर की नकली दवाएं भी पकड़ी गई थी। ये सभी दवाएं उत्तराखंड के काशीपुर और यूपी के गाजियाबाद से कोरियर के जरिए तेलंगाना भेजी जा रही थी। उत्तराखंड में भी पिछले साल कई दवा कंपनियों के सैंपल जांच में खरे नहीं उतरे तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया। यहाँ सभी दवाइयां उत्तराखंड में बन रही थी। इसी तरह आगरा के मोहम्मदपुर में पिछले साल नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने 80 करोड़ रुपए की नकली दवाएं पकड़ी जिसमें कैंसर, डायबिटीज, एलर्जी, स्लीपिंग पिल्स और एंटीबायोटिक्स दवाएं शामिल थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कई ऑपरेशन में पिछले साल दिल्ली एनसीआर में चल रहे कई ईवीएम मोदी नकली से प्यालो तो गाजियाबाद के लोग डिग्री सर्टिफिकेट नकली दवाओं का गोदाम पकड़ा गया जिसका मास्टरमाइंड आपको नकली से देश में खराब करना है। गन्नौर स्थित फैक्ट्री में भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका की बड़ी कंपनियों के 20 से ज्यादा राजनामा भी दे साला कर रहे थे। इंडिया मार्ट और भागीरथ प्लेस तक में इनकी सप्लाई थी और भारत के अलावा ये चीन, बांग्लादेश और नेपाल में एक्सपोर्ट किया करते थे। इस गिरोह से 8 करोड़ की नकली दवाएं और करीब 9 करोड़ रुपए के 2 प्लॉट के दस्तावेज मिले। कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी के नकली इंजेक्शन बनाने वाला गैंग भी पकड़ा गया। इनसे 2 भारतीय और 7 विदेशी कंपनियों की नकली दवाइयां बरामद हुई। इस मात्रा की असली दवाई की कीमत 4 करोड़ रुपए थी। ये ब्रांडेड इंजेक्शन की खाली शीशी 5,000 रुपए में खरीदते थे जिसमें 100 रुपए की एंटी फंगल दवा फ्लूकोनाजोल भरते और मार्केट में ब्रांड के हिसाब से 1 से 3 लाख रुपए में बेच देते। बताते हैं कि दिल्ली के कुछ नामी अस्पताल भी इस काले कारोबार में शामिल हैं। पिछले साल क्राइम ब्रांच कैंसर, डायबिटीज और किडनी की नकली और अवैध दवाइयों पर सेंट्रल और ईस्ट जिले के 2 नामी प्राइवेट हॉस्पिटल में छापेमारी कर चुका। इनके जरिए देहरादून में 3 फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ। 2 फैक्ट्रियों में करीब 8 करोड़ रुपए की दवाइयां जब्त की गईं। ज्यादा मात्रा में लेने पर नशा होने लगता है क्योंकि ये शराब और महंगे ड्रग्स के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं। इसलिए नशेड़ी इनका इस्तेमाल करने लगते हैं। इस वजह से कफ सिरप, पेन किलर्स, डिप्रेशन की गोलियां और मानसिक रोगियों को दिए जाने वाले इंजेक्शन की खपत तेजी से बढ़ गई। इसका फायदा सीधा दवा कंपनियों ने उठाया जो एक ही लाइसेंस पर कई फैक्ट्रियां चलाकर धड़ल्ले से इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने बताया कि जब वे एक केस की जांच के लिए देहरादून गए तो वहां एक ही लाइसेंस पर 2 फैक्ट्रियां चलती मिली। इनमें ड्रामाडोल जैसी दर्द निवारक दवाओं और नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप और कैप्सूल अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। पुलिस और उत्तराखंड ड्रग डिपार्टमेंट की जांच में 8 करोड़ रुपए की ड्रामाडोल समेत कई दवाएं जब्त की गईं। अब जब इनका सैंपल टेस्ट किया गया तो दवाओं में तय मात्रा से कम सॉल्ट पाया गया। इसकी वजह यह थी कि दवाएं खासतौर पर नशेड़ियों को बेचने के लिए बनाई जा रही थी।
धीरे धीरे ये धंधा नशे के तस्करों के लिए कम खतरे और ज्यादा मुनाफे वाला कारोबार बन गया। इसमें फैक्ट्री मालिक, दवा डिस्ट्रीब्यूटर और केमिस्ट तक शामिल हैं, जो इस अवैध व्यापार से मोटा पैसा कमा रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन दवाएं खरीद रहे हैं, उनके लिए भी खतरा बढ़ रहा है। दुनिया भर में करीब 35,000 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवैध रूप से दवाएं बेच रहे हैं। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की कुख्यात बाजारों रिपोर्ट के मुताबिक 19 देशों में नकली दवाओं की बिक्री को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। फेडरल प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमेरिका, डोमिनिकन रिपब्लिक और भारत में मौजूद अवैध दवा विक्रेताओं के एक नेटवर्क ने जानलेवा सिंथेटिक ओपियोइड को आम दवाओं की तरह पैक करके बेचा है। इन नकली दवाओं को ऑनलाइन मेडिकल स्टोर्स के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाया गया है, जिससे कई मरीजों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। इन नकली दवाओं के ऊपर भी प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं मालूम होती मुझे। आप सभी इस लूट का शिकार हुए ही होंगे। ये रैकेट कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। आप अगर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ दलाल मौजूद रहते हैं, जो मरीजों के परिजनों को यह कहकर डराते हैं कि यहाँ सही इलाज नहीं मिलेगा। Phoenix Energy is fueling America's future. महंगे प्राइवेट अस्पतालों की ओर जाना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में पहले से ही लूट का जाल बिछाया जा चुका होता है। एम्बुलेंस वाले, डॉक्टर और अस्पताल के मैनेजर सब इस खेल में शामिल होते हैं। मरीज को भर्ती करने के बाद इलाज के नाम पर मोटे बिल बनाए जाते हैं, बेवजह आईसीयू में रखा जाता है और जब तक परिजनों से पूरी रकम नहीं ऐंठ ली जाती, तब तक उन्हें डराया जाता है कि मरीज की हालत बहुत गंभीर है। रोज के हिसाब से गैर जरूरी सामान दवाई के पर्चे पे लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक प्राइवेट अस्पताल में 7 साल की एक बच्ची का इलाज चल रहा था। बच्ची को डेंगू हुआ था। 2 हफ्ते के इलाज के बाद बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद अस्पताल ने परिवार को 16 लाख का बिल थमा दिया। 2 हफ्ते के इलाज के दौरान अस्पताल ने 600 सिरिंज और 1600 जोड़े से भी ज्यादा दस्तानों के लिए बिल भरने को कह दिया। गोरखपुर के एक अस्पताल पर छापा पड़ा तो पुलिस ने देखा कि आईसीयू में एक मरीज को ऑक्सीजन मास्क लगाकर रखा गया था और डॉक्टर कह रहे थे कि उसका इलाज चल रहा है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि वो मरीज तो 2 दिन पहले ही मर चुका था। अस्पताल सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए मरे हुए शरीर का इलाज कर रहा था ताकि परिजन और पैसा देते रहें। ऐसे कई अस्पताल हैं जहां डॉक्टर्स की जगह बिना ट्रेनिंग वाले लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीजों को जानबूझकर गलत दवाएं दी जा रही हैं और ऑपरेशन के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कई बार डॉक्टर सब फेल। सर्टिफाइड डॉक्टर तक नहीं होता है। सिर्फ नाम के लिए किसी डॉक्टर का लाइसेंस इस्तेमाल किया जाता है और क्लिनिक चलता रहता है। मेडिकल माफिया का यह खेल हर शहर, हर जिले में चल रहा है। लूट इतनी मच चुकी है कि गायनोकोलॉजिस्ट अब किसी भी गर्भवती महिला की नॉर्मल डिलीवरी करती ही नहीं है। महिला एक बार एडमिट हो जाती है तो उसको डराया जाता है, पानी कम हो रहा है, बच्चे के गले में कॉर्ड फंस गई है, जबकि कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता ज्यादातर केसेस में, और जल्दबाजी में परिजन भी इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। इन माफियाओं की मॉडस ऑपरेंडी बड़ी सीधी सी है। इनके एजेंट सरकारी अस्पतालों में छुपे होते हैं। वो कोई वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट या फिर कोई डॉक्टर भी हो सकता है। जैसे ही परेशान लोग अपने मरीजों को लेकर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं, ये एजेंट सरकारी अस्पताल में सुविधाएं न होने का रोना रोते हुए उन्हें डराने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे होता है सारा खेल। इसके बाद खुद ही मददगार बनकर उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में जाने का सुझाव दे देते हैं। मरीज की जिंदगी का ख्याल रखते हुए घर वाले अब किसी प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहते हैं और तब सरकारी अस्पताल में किसी प्राइवेट एम्बुलेंस वाले को बुलाकर मरीज को वहां से दूसरी जगह के लिए रवाना कर दिया जाता है। समस्याएं कई हैं, लेकिन समाधान क्या क्या हैं, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। हालांकि हमारे देश में पेशेंट राइट नाम का कोई कानून नहीं है, यानी मरीज के हित के लिए कोई कानून नहीं। पेशेंट राइट है नहीं, वोटिंग राइट है नहीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। खाली जूठનું રાઈટ છે, રોજ જૂઠું બોલે, એક જૂઠ પહોંચાય પેલો બીજું જૂઠ તૈયાર હોય મોદી માટે। अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। વડાપ્રધાન જૂઠો દેશ છે આગળ જાય। सूचना का अधिकार कानून 2005। इस कानून के तहत ये जानने का अधिकार होता है कि मरीज पर किस तरह का उपचार चल रहा है, अस्पताल की जांच में क्या निकलकर सामने आया है, हर टेस्ट की कीमत क्या है, मरीज को जो दवाइयां दी जा रही हैं उनका असर कब और कितना हो रहा है। आपको अधिकार है कि आप डॉक्टर की योग्यता और उसकी डिग्रियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010। इस अधिनियम के तहत हर इंडिया पास पड़ी 10 वर्ष में रजिस्टर करना अनिवार्य होता है। साथ ही एक गाइडलाइन के तहत हर बीमारी के इलाज झूठो गप्पा माय करो निर्धारित है और ऐसा न करने पर इस एक्ट में जुर्माने का प्रावधान भी है। हालांकि सभी राज्यों ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है। अगला है MRTP एक्ट 1969। इस कानून के तहत आपको कोई भी अस्पताल वहीं से दवाइयां खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, या ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर जहां से बोले, जहां उसका कमीशन सेट है, वहां से दवा खरीदने के लिए बोले और आपको वहीं से खरीदनी पड़े। फिर एक और है प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स एक्ट
2002 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी डॉक्टरों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अगर आपको इमरजेंसी में इलाज की जरूरत है तो कोई डॉक्टर इसके लिए आपको मना नहीं कर सकता, जब तक फर्स्ट एड देकर मरीज की स्थिति खतरे से बाहर न कर ले। इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स के 2012 के संस्करण के मुताबिक किसी भी मरीज के पास उसकी बीमारी को गोपनीय रखने का अधिकार भी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके परिवार के दूसरे सदस्य को आपकी बीमारी के बारे में पता चले, तो डॉक्टर किसी भी सूरत में आपके परिवार को आपकी बीमारी के बारे में नहीं बताएंगे। अब इन नियम कानूनों से कितना लाभ मरीज को हो सकता है या कितना लाभ हो रहा है, वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। सही तो होता कि राइट टू हेल्थ जैसा कोई बिल हर राज्य पारित करता, जो 2022 में राजस्थान में पारित किया गया था। इस बिल के बाद अस्पतालों में कोई इलाज से मना नहीं कर पाएगा, यानी गारंटीड इलाज सबको मिलेगा, चाहे पहले पैसे हों उसके पास। मर जाएगा तो बिल माफ होना आपका क्या चाहिए, विचार ऐसा है? होना कमेंट चाहिए। सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और आपके साथ क्या क्या धोखाधड़ी हुई है अस्पतालों में उसे भी जरूर लिखें, जिससे तमाम लोगों को मेडिकल माफियाओं की असलियत के बारे में पता चल सके। शुक्रिया।